आज मेरा हो रहा है आपके साथ MK टॉक, बहुत सारे लोगों को लग जाएगा शौक। मुंबई सेफ नहीं है, मुंबई रहने लायक नहीं बची है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे का सबसे बड़ा कारण सलमान खान से दोस्ती। सलमान खान से कभी मुलाकात हुई आपकी, कभी बातचीत हुई? सलमान खान जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी जूता मारो आंदोलन चलाएंगे आप। जब तक कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के पास रहेगी, नरेंद्र मोदी बार बार प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। राहुल गांधी जी इतने कैपेबल नेता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, आप मंत्री बनते रहेंगे। हाँ, ये बात पक्की है। महायुक्ति में राज ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है। दलित शब्द के उपयोग के खिलाफ जो प्रतिबंध लगा है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। आप ये कहते हैं कि दलित शब्द गलत नहीं है। मायावती जी हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, आप उन्हें अध्यक्ष बनाएंगे और केंद्र में मंत्री भी बनवाएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आपकी पार्टी से आते हैं क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और आपकी पार्टी का नाम भी रिपब्लिकन पार्टी है। यूपी को डिवाइड करके 2 राज्य बनाने चाहिए और इसे लेकर आप अमित शाह जी से और मोदी जी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? 2029 में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की जगह योगी आदित्यनाथ चेहरा हो प्रधानमंत्री का बीजेपी की तरफ से। लेकिन आप एनडीए के साथी हैं, मुख्य घटक दल हैं। आपने मोदी जी से कहा नहीं भाई आपने जेडीयू और एलजेपी को तो सीट दे दी, 1-2 सीट हमें भी दे दीजिए। शरद पवार और सुप्रिया फुले आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, महायुक्ति का हिस्सा बन सकते हैं। फिर रामदास अठावले अभिनेता या रामदास अठावले नेता। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू MK टॉक्स। और आज हम बात करेंगे, एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो गंभीर से गंभीर बात को एक अपने हल्के फुल्के अंदाज में, शायराना अंदाज में कहने के लिए जाने जाते हैं। देश के जाने माने राजनेता, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और देश की सरकार में मंत्री रामदास अठावले जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामदास जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हाँ, तो अच्छी बात है। मतलब आज दूसरी बार अपना ये टॉक हो रहा है और आज मेरा आपके साथ हो रहा है MK टॉक। आज मेरा हो रहा है आपके साथ MK टॉक, बहुत सारे लोगों को लग जाएगा शौक। अरे ये बैठे बैठे लाइन बना दिया आपने। और जिन्होंने आज पहनी है जीन, जिन्होंने आज पहनी है पैंट जीन, उनका नाम है मोहसिन। अरे तो अच्छा लगता है, आपके साथ बात करने में अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत ही आपका ये शो MK टॉक शो बहुत बड़ा लोकप्रिय है, पॉपुलर है और दोबारा आपके साथ मेरी चर्चा हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और ये शब्दों के लिए, हौसला अफजाई के लिए। आपसे हौसला अफजाई मिलती है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है। आप हमारे गार्जियन की तरह हैं और हमेशा जब भी आपसे बात करते हैं कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा लगातार बोलते रहते हैं कि रामदास जी को लाइए, उनसे कुछ बातें करें, कुछ सुने उनके विचार। तो तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और अभी हाल ही में सैफ अली खान साहब के साथ जो हुआ है, जो हमला हुआ है, उसे लेकर चर्चा बनी हुई है। आपका बयान भी आया कि वो अब ठीक है। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में हमको यही कहना है कि सैफ अली खान एक बहुत बड़े पॉपुलर अभिनेता भी है, करीना कपूर के वो मिस्टर भी है और कपूर फैमिली को जवाई भी है। तो सैफ अली खान ने बहुत सारे आरक्षण और कई फिल्मों में काम भी किया है और अच्छे पॉपुलर एक्टर है। लेकिन उनके ऊपर जो बांद्रा में उनका मकान है, वहाँ एक आदमी गया और उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगा और रात को 2 बजे गया कैसा। तो सवाल उठता है कि भाई जो हर बिल्डिंग की सोसाइटी होती है, इस सोसाइटी ने भी वहां से सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता है। इतने रात को 2 बजे एक आदमी ऊपर जाता है, 1 करोड़ की मांग करता है। ये सर आपको जानकारी कहाँ से मिली है? सैफ अली खान के घर जो हमला करने गया था हमलावर, उसने सैफ अली खान से 1 करोड़ रुपए की मांग करी। अब तो ये जानकारी जो उनकी नर्स है, जो शुरू में वो नर्स उठ गई और उन्होंने वहाँ उनको बोला कि हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये उनका बयान उसमें आया है।
पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वह खंडनी के लिए मतलब उन्होंने हमला किया है और उसके पीछे कोई कारण है। अभी जानकारी मिली है कि जो आरोपी है, गुनहगार है, हमलाखोर है, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। और अभी सही में मतलब ये जानकारी भी मिलेगी क्योंकि फुटेज में उनका पूरा फोटो भी दिख रहा है और वो भागता हुआ जा भी रहा है, वो भी पूरा दिखता है। तो पुलिस इसकी जांच कर रही है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐलान किया है पुलिस को कि इसकी पूरी जांच ठीक ठाक हो, उसके लिए ने मतलब वहाँ ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी की है और इसके पीछे क्या कारण है इसकी जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन जो आरोपी है, जो गुनहगार है, हमलावर है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए मुंबई पुलिस बहुत बड़ी एक्टिव रही है। और हमारी महाराष्ट्र सरकार जो है, ये सरकार सैफ अली खान के बारे में सिंपैथी रखती है और दोबारा मतलब इसी तरह की घटनाएं ना घटे, उसके लिए जरूर महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करती रहेगी। सैफ अली खान से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मैं मतलब लीलावती अस्पताल में गया था कल। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं 2 बजे 1:30 पौने 2 बजे में लीलावती अस्पताल में गया था। उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और मैं मतलब अस्पताल में आईसीयू में जाकर उनको मिलकर मैं आया और उनको पूछ कर आया कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उनकी तबीयत एकदम अच्छी लगी और डॉक्टर लोगों ने भी अनाउंस किया है कि सैफ अली खान बातचीत कर रहे थे? हाँ, बातचीत मतलब ऐसा ही हाथ से मतलब इशारों से बात इशारों से उन्होंने बोला कि ठीक है। हमने बोला कि हम मिनिस्टर है, तो बोले हम आपको मतलब ठीक है ऐसा बोले। लेकिन मैं लीलावती अस्पताल जाकर उनको देख कर आया हूँ और वो आउट ऑफ डेंजर है। उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि मुंबई सेफ नहीं है, मुंबई रहने लायक नहीं बची है, यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी सेफ नहीं है, खतरा है, कभी भी किसी के ऊपर हमला हो जाता है। मुझे लगता है कि हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में ऐसी कुछ ताकतें हैं वो हमेशा मतलब इसी तरह का वातावरण बिगाड़ने का काम करती है। बहुत सारे लोग अलग अलग उद्देश्य से मतलब हमले करते हैं, चोरी करते हैं, खंडनी मांगते हैं। इसी तरह की वारदात हर जगह पर होती रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में भी मतलब इसका परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि ऐसी मेंटेलिटी ना हो। और जिस तरह महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों पर बलात्कार हो रहे हैं, मानवता को कलंक लगाने का काम हो रहा है, हर जगह पर इसी तरह घटना वारदात हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जरूर जो पुलिस प्रशासन है, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और जिस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि हमला हुआ है, ये बात सही है और इसके लिए हम जरूर मतलब सीरियस एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन मुंबई सेफ नहीं, ऐसा नहीं है। मुंबई को सेफ रखने का काम हमारा है। हम एक है तो सेफ है। तो ये मोदी जी ने भी नारा दिया था। तो मुंबई को सेफ रखने का जो काम है जरूर हमारे महाराष्ट्र सरकार का भी है, लेकिन समाज के लोगों का भी ये जिम्मेदारी है, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। अपोजिशन ने हर बार इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने सरकार को सुझाव दे देना चाहिए कि भाई सरकार ने ऐसा करना चाहिए। यानी आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए विपक्ष को। हाँ, मतलब विपक्ष तो राजनीति करता है, मतलब पूरा मुंबई ऐसा हो गया, ये हो गया है। एक अठावले जी, एक सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक और लेना चाहता हूं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और आप बड़े गहराई से महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र के लोगों को जानते हैं, समझते हैं, और जो भी वहां पर घटनाक्रम होता है उसकी जानकारी आपको पूरी तरह से होती है कि ये घटनाक्रम क्यों हुई, क्योंकि आपके पास लोग हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये इसका मेन कारण क्या रहा? क्योंकि अलग अलग तरह के लोग इसे अलग अलग तरह से बयान कर रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। हाँ, तो बाबा सिद्दीकी मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में जब थे तब बांद्रा वेस्ट से चुनकर आते थे और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी उनको हमेशा पूरा सपोर्ट करती थी और कई बार वो महाराष्ट्र में कांग्रेस से एमएलए भी रहे हैं। अभी वो मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए थे और एक प्रोग्राम में बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ था बांद्रा में, जो कलेक्टर ऑफिस है उसके सामने। और उसी प्रोग्राम में मतलब बाबा सिद्दीकी आए थे, जिशान सिद्दीकी भी एज एमएलए आए थे और उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी।
लेकिन बाबा सिद्दीकी पर जो हमला हुआ है, जो बिश्नोई गैंग है, वो बिश्नोई गैंग ने हमला किया है, इसी तरह की पूरी जानकारी मिली भी है। तो मतलब इसीलिए शायद अभी उसका कारण तो ये है कि भाई सलमान खान के साथ इनकी जो दोस्ती थी, इसी कारण उनके ऊपर हमला हुआ है। इसी तरह का कुछ मतलब पुलिस इंक्वायरी में जो जानकारी मिली है। लेकिन इसी तरह का जो गैंगवार है, गैंग करने यानी वाले, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे का सबसे बड़ा कारण सलमान खान से दोस्ती। हाँ मतलब एक कारण उसमें है, सलमान खान की दोस्ती एक उसमें कारण है, क्योंकि बिश्नोई गैंग चाहती है कि भाई सलमान खान को खत्म करे, उनके ऊपर हमला करे। कई बार मतलब उनके ऊपर फायरिंग भी हो चुका है। और अभी सलमान खान को पूरी सिक्योरिटी देने का निर्णय सरकार ने लिया है, सिक्योरिटी दी गई है। उनके बंगले के भी आजू बाजू में पुलिस रखी है, और जब वो बाहर जाते तो भी उनको पूरी सिक्योरिटी पुलिस की होती है। सलमान खान से कभी मुलाकात हुई आपकी, कभी बातचीत हुई? सलमान खान से बातचीत हुई है, कई ऐसे फंक्शन में उनकी मुलाकात होती है। सलमान खान तो हमारे डैशिंग हीरो है, डैशिंग अभिनेता है, और कई फिल्में हम उनकी देखता भी हूँ। तो सलमान खान जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और मैं भी सलमान खान को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें आपने सलाह दी? कोई बातचीत जब से ये बाबा सिद्दीकी वाला सिनेरियो हुआ है उसके बाद, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, उनके घर के आसपास पुलिस चौकी भी बनाई गई है, ब्लड प्रूफ शीशे भी लगाए गए हैं घर पर, उसके बाद कभी आपकी बातचीत हुई? कुछ उनके बिहेवियर में बदलाव, कोई डर, कोई खौफ? नहीं, मुझे लगता है कि सलमान खान डरने वाला ही नहीं है। मतलब जिस तरह फिल्म में उनकी जो भूमिका होती है बहुत बड़ी डैशिंग होती है, सामने आने वाले को चित करने का काम, उनको हराने का काम वो हमेशा करते रहते हैं। तो उसी तरह मतलब सलमान खान जी डरने वाले आदमी नहीं है, वो जिंदगी में हारने वाले आदमी नहीं है। और मेरी अभी तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सलमान खान जी की पूरी चिंता हमको है। महाराष्ट्र सरकार उनके साथ है, और उनके ऊपर हमला ना हो इसके लिए जरूर मतलब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरी वो जो मतलब उनको सिक्योरिटी है वो देने का निर्णय सरकार ने लिया है। आपने सलमान खान को तो सिक्योरिटी दे दी है, उनके ऊपर हमला ना हो इसकी पूरी तैयारी आप लोगों ने कर ली है, लेकिन आप तो लगातार हमले करते हैं, और आप राहुल गांधी के ऊपर जबरदस्त हमला करते रहते हैं। हम देखते रहते हैं समय समय पर अलग अलग तरीके से आप प्रहार करते रहते हैं। आपने हाल ही में एक आंदोलन भी करने की बात करी। आपने ये कहा, एक आरक्षण संबंधी कुछ बात हो रही थी, उसमें आपने बयान के विरोध में ये कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी जूता मारो आंदोलन चलाएंगे आप। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमारे मित्र ही रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में 3 बार लोकसभा में कांग्रेस अलायंस में चुनकर आया था। कांग्रेस पार्टी से मैंने अच्छे संबंध भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में एक उनको इजी सत्ता मिलती थी, इसीलिए लोगों के समस्या की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता था, डेवलपमेंट करने की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता था। और मतलब जब तक मतलब कांग्रेस पार्टी को अल्टरनेटिव तैयार नहीं हुआ तब तक कांग्रेस पार्टी इस सत्ता में आती रही। इसीलिए उनको ज्यादा काम करने का उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के संबंध में का विषय हो, 26 अलीपुर रोड में जहाँ मोहसिन जी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, वहाँ अच्छा मेमोरियल बनाने की आवश्यकता थी, उन्होंने बनाया था, वो मोदी जी ने बनाया। जहाँ जनपद होटल के जनपद रोड पर ली मेरिडियन होटल के बाजू में इंडिया गेट के पास ही जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का ऑफिस होता था, वहाँ 350 करोड़ रुपए खर्चा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है। मोदी जी ने लंदन में जहां बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के मकान का लोकार्पण का प्रोग्राम किया, तो उसमें माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी मतलब उसमें मौजूद था। और अभी मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3600 करोड़ की है, वो जमीन बाबा साहब की मेमोरियल दी। कांग्रेस पार्टी के टाइम पर बहुत बार हम मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निर्णय नहीं लेती थी। लेकिन मोदी जी ने फटाक से 12.5 एकड़ जगह दादर में दी, और वहाँ कम से कम 1400-1500 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ बाबा साहब का 350 फीट का स्टैचू
और बहुत ही सुंदर इंटरनेशनल मेमोरियल बन रहा है। तो ऐसे काम उन्होंने किए हैं। नरेंद्र मोदी जी रोड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं मतलब करके हर आदमी को न्याय देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पर हमने हमला करने का काम हमेशा इसलिए किया है कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान की खाली बात करते हैं, संविधान ने जो बताया वो नहीं करते हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि जब तक कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के पास रहेगी, नरेंद्र मोदी बार बार प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। हाँ, तो मैंने बोला है कि जिस तरह राहुल गांधी जी इतने कैपेबल नेता नहीं है, आजकल वो थोड़ा सा एक्टिव बन गए हैं। उनके 99 सीटें आने के बाद राहुल गांधी जी अभी थोड़ी तेज बन गए हैं, वो अटैक करने में बहुत ही माहिर बन गए हैं। लेकिन ऐसे ज्यादा अटैक करने से उनको फायदा नहीं हो रहा है। और अभी लोकसभा के टाइम पर जरूर उनको फायदा हुआ, लेकिन सत्ता तक न पहुंचाने का उनको मौका नहीं मिला। और वो संविधान बदलेगा, आरक्षण निकाल दिया जाएगा, ये मोदी सरकार ये मतलब संविधान बदलेगी, इसी तरह का प्रचार उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से किया और उसका नुकसान हमें जरूर हुआ है। लेकिन उसके बाद हरियाणा हमने जीत लिया है, महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी का सत्यानाश हमने कर दिया है। जो इनका इंडिया फ्रंट था उसको मतलब खाली 46 सीटें मिली है और हमारे अलायंस को, महायुति को 237 सीटें मिली है। तो इसका मतलब ये है कि लोग मोदी जी को मान रहे हैं, मोदी जी के मिशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोदी जी का विजन जो उसको मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी खाली इतने कैपेबल नेता नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि जब तक राहुल गांधी जी है तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे तो मैं मंत्री बनता रहूंगा। आप जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे आप भी मंत्री बनते रहेंगे? हाँ, मैं तो मंत्री बनता रहूंगा, मैं तो मंत्री बनता रहूंगा जब तक और मैं तो मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री तब तक मैं मंत्री बनता रहूंगा। और गाँव के लोगों को मैं कहूंगा कि मोदी जी हम सब लोगों के नेता है प्यारा, मोदी जी है हमारे लिए बहुत नेता है प्यारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। मैं देता हूँ जय भीम जय भारत का नारा, मैं देता हूँ जय भीम जय भारत का नारा, और बजा देता हूँ मैं राहुल गांधी के बारा। वाह, क्या बात है। तो नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री बनते रहेंगे आप मंत्री बनते रहेंगे, ये बात पक्की है? हाँ, ये बात पक्की है, मतलब वो तो बात पक्की है, मतलब ये एग्रीमेंट है और पक्की भी है, ये एग्रीमेंट है। ये बात हुई है, ये फाइनल बात है मोदी जी से। आप लेकिन महाराष्ट्र की पल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं आप, मुझे लगता है अकेले ऐसे व्यक्ति थे, क्योंकि जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात आती है तो ठाकरे परिवार का एक बड़ा दखल माना जाता है, उनका एक वोट बैंक माना जाता है। लेकिन आपने ये कहा कि महायुति में राज ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने बोला कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के जाने माने नेता है, बाला साहब ठाकरे जी के साथ हमेशा कई साल हो रहे हैं, और राज ठाकरे जी की लाइन हमेशा बदलती रही है। जब राज ठाकरे शिवसेना से निकले थे बाला साहब ठाकरे जी को धोखा देकर, तब उन्होंने अपना जो एजेंडा बनाया था, उस झंडे में हरा रंग था, उस झंडे में भगवा रंग था, उस झंडे में नीला रंग था, और इसका मतलब सभी लोगों को उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश उनकी थी। झंडे का रंग बदल दिया। हाँ, झंडा का रंग वो मतलब तो, लेकिन उसमें उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, और इसीलिए बाद में उन्होंने अपने अंग पर भगवा ड्रेस पहना, और अभी एक ज्यादा हार्ड लाइन लेने का प्रयत्न उन्होंने किया, लेकिन उसका बिल्कुल फायदा हुआ नहीं। 145 सीट लड़े और एक भी सीट चुनकर आई नहीं। बहुत सारी जगह पर 1000 2,000 वोट मिले। उनके सभा में बहुत भारी भीड़ होती है, जिस तरह बाला साहब ठाकरे साहब के सभा में भी बहुत सारी भीड़ होती थी। इंदिरा गांधी के सभा से भी ज्यादा बड़ी बड़ी सभाएं उनकी होती थी, लेकिन वोट नहीं मिलता था। लोगों को पूछते थे कि अरे मेरे सभा में तो इतने लोग आते हैं और
वोट क्यों नहीं मिलता है? तो बाला साहब ठाकरे जी का भाषण सुनने के लिए लोग आते थे, उसी तरह राज ठाकरे का भाषण सुनने के लिए लोग आते हैं, लेकिन वोट उनको नहीं देते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि राज ठाकरे जी की लाइन, वो मुस्लिम का कभी विरोध करते हैं, मस्जिद का भोंगा हम निकाल देंगे, मेरी सरकार आएगी तो एक भोंगा नहीं रहेगा, इसी तरह की बात करते रहते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इसी तरह की हार्ड लाइन लेना ठीक नहीं है। या मुसलमान भी अपना ही मुसलमान है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसके लिए हम लोगों ने सपोर्ट करने की आवश्यकता है, मेरी पार्टी की भूमिका है। और बाबा साहब के संविधान का भारत खड़ा करना है, तो जो इस देश का नागरिक है उस हर नागरिक को न्याय देने की भूमिका हमारी होनी चाहिए। लेकिन राज ठाकरे जी अभी एकदम उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, इसीलिए उनको पॉलिटिकल बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। और वो हमारे साथ आने से हमको हमारा नुकसान होता है, क्योंकि उत्तर भारतीय लोग है वो पूरा विरोध करते हैं, मुसलमान विरोध करते हैं, दलित विरोध करते हैं। तो राज ठाकरे को लेने से क्या फायदा है? ये मेरे पार्टी की भूमिका है। आपने वो बात को समझा और आपने सामने रखा, और पूरी तरह से वो बात चुनाव के बाद सही साबित हुई। आपने अभी एक शब्द लिया दलित। आप दलित शब्द के उपयोग के खिलाफ जो प्रतिबंध लगा है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। आप ये कहते हैं कि दलित शब्द गलत नहीं है, ये शब्द सही है, इसे उपयोग में लाना चाहिए। इसे आप बताएंगे थोड़ा? नहीं, उसके संबंध में हमारा कहना है कि दलित का अर्थ खाली शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। दलित का जो हमने दलित पैंथर का मूवमेंट हमने बनाया था, तो अमेरिका में जिस तरह ब्लैक पैंथर था, और ब्लैक पैंथर निग्रो लोगों के, ब्लैक लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करने वाला एक बड़ा संगठन था। उसी तरह महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में दलित पर अत्याचार हो रहे थे, गांव गांव के लोगों के मकान जलाए जा रहे थे, बहुत सारे दलित के मर्डर हो रहे थे, और बहुत सारे लोगों को मतलब उनके ऊपर अन्याय हो रहा था। इसीलिए महाराष्ट्र में दलित पैंथर की स्थापना हुई। जो लोग कविता लिखते थे, पोएट लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, नॉवेल लिखते थे, कथा लिखते थे, स्टोरी लिखते थे, लेकिन वो लिखने से कोई फायदा नहीं है। मतलब लिखना तो चाहिए, लेकिन लिखने से काली क्रांति होगी नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल मूवमेंट की आवश्यकता है। इसीलिए दलित पैंथर की स्थापना हुई थी, और दलित पैंथर अन्याय के खिलाफ लड़ता था। पैंथर जो होता है, पैंथर मतलब जंप लेता है, और जंप लेकर वो मतलब मीट नहीं खाता है, वो खून पीता है। इसी तरह का पैंथर का एक ये होता है। तो ये मतलब खुद किसी पर अन्याय नहीं करता है, उसके रास्ते में कोई जाएगा तो उसको छोड़ता नहीं। इसलिए हमने दलित पैंथर की मूवमेंट हमने बनाई थी। तो इसलिए दलित शब्द का अर्थ जो है, ये जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो बैकवर्ड है वो दलित, इसी तरह की हमारी व्याख्या है। इसीलिए दलित शब्द होना ही चाहिए, ये हमारी भूमिका मिली रही है। दलित राजनीति की जब भी बात होती है तो आप तो एक बड़ा चेहरा है ही, लेकिन एक बहन कुमारी मायावती जी का भी नाम आता है। आपने मायावती जी के लिए कहा कि मायावती जी हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, आप उन्हें अध्यक्ष बनाएंगे और केंद्र में मंत्री भी बनवाएंगे। बातचीत हुई उसके बाद मायावती जी से? बातचीत तो हुई नहीं है, लेकिन मायावती के बारे में हमको आदर है कि भाई ये हमारी जो सीनियर लीडर है, बहुत बड़ी खूंखार लेडी है, बहुत बड़ी संघर्षशील लेडी है, और उन्होंने 4 बार यूपी का मुख्यमंत्री पद हासिल किया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी के सपोर्ट से। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को सपोर्ट किया था, इसीलिए 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी। 4थी बार अपने बलबूते पर बनी थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर सारे देश के दलितों को अगर इकट्ठा करना है, एक ही पार्टी अगर बनानी है, तो बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी तो माननीय कांशीराम जी ने बाद में बनाई थी। तो बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के नाम पर अगर हम आगे जाते हैं तो देश के दलितों का भी भला हो जाएगा। और इसीलिए मैंने बोला था कि मायावती रिपब्लिकन पार्टी में आए, और मायावती रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल अध्यक्ष बने। मैं उपाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ, और भी मैं कोई पद लेने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मैं बोला था। लेकिन वो संभव नहीं है, वो तो मैंने मेरी भावना व्यक्त की थी। लेकिन आपकी पार्टी का विस्तार तो बहुत दूर तक है, आपकी पार्टी का विस्तार तो अमेरिका तक भी है। आपने ये कहा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आपकी पार्टी से आते हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी
से बिलोंग करते हैं और आपकी पार्टी का नाम भी रिपब्लिकन पार्टी है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट आपकी पार्टी को बिलोंग करते हैं। मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी मेरी पार्टी इंडिया में, भारत में मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। उसी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरी पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। और मेरे पार्टी के नाम के अमेरिका के अध्यक्ष बन गए हैं। मतलब आपने ये भी कहा क्योंकि वो आपकी पार्टी के से आते हैं और वो अब वहां पर प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इसलिए भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब तो मतलब मजबूत हो गए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी इधर भी है और वहाँ भी है। और माननीय मोदी साहब के साथ ट्रम्प के संबंध बहुत अच्छे भी है। और डोनाल्ड ट्रम्प जी ने अभी 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। और मतलब भारत के साथ उनके बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे। मतलब उन्हें जब बांग्लादेश के आपने सोचा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, जाकर बताएंगे कि रिपब्लिकन पार्टी आपकी है और आपकी पार्टी से वो प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ, बिलोंग करते हैं सेम ही पार्टी से? नहीं, बताऊंगा मैं। मेरी पार्टी भी बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। बाबा साहब ने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। और एक बात मैं मोहसिन जी आपको बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेमन लाइब्रेरी है। और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर 21 साल के थे तब वो जहाज से, पानी के जहाज से वहाँ गए थे। और उन्होंने इतना, वो जो लाइब्रेरी लेमन लाइब्रेरी है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटा पूरे किताबें पढ़ते थे। और वहाँ लाखों स्टूडेंट ने अभी तक शिक्षा ली है। लेकिन लेमन लाइब्रेरी में एक आदमी का वहाँ स्टैचू है, उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू वहाँ है। और उस उद्घाटन में डॉक्टर माई साहब अम्बेडकर जी के साथ मैं था। बाबा साहब की पत्नी जो माई साहब अम्बेडकर थी, उनके साथ मैं उस इनॉग्रेशन में था। तो मैं जब अमेरिका जाऊँगा तब मैं ट्रम्प जी को कभी मिलने का प्रयत्न करूँगा। और मैं ये बताऊंगा कि भाई मेरी पार्टी का भी नाम रिपब्लिकन पार्टी है, आपकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। तो दोनों की दोस्ती भी होनी चाहिए। और भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। और भारत की इकोनॉमी में अमेरिका का भी सहयोग होना चाहिए। और जिस तरह मतलब कोरोना में मतलब भारत ने वैक्सीन जो है, वैक्सीन अमेरिका को भी दिया है, अनेक देशों को दिया है, करोड़ों लोगों की जान बचाए है। तो इसी तरह मतलब हमारे भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही अच्छे दृढ़ हो जाएंगे। और जब ट्रम्प जब शपथ लेंगे 20 तारीख को, उसके बाद माननीय मोदी साहब जरूर उनको एक आधी बार बुलाएंगे और जरूर मैं उनको मिलूंगा। आप मिलके बताएंगे जरूर ये कि आप मिलकर जरूर बताएंगे कि रिपब्लिकन पार्टी असल में आपकी है। Yes, I will tell him that I am also from Republican Party. You are also from Republican Party, and you are the president of Republican Party from America, and I am the president of Republican Party from India. That I will say to him. बिल्कुल, and this is actually correct. Technically this is करेक्ट, सही बात है। आपने लेकिन मिलने की बात करी तो आपने एक बात और कही और वो बड़ी चर्चा में रही। आपने ये कहा कि यूपी को डिवाइड करके 2 राज्य बनाने चाहिए और इसे लेकर आप अमित शाह जी से और मोदी जी से मुलाकात करेंगे, उन्हें सुझाव भी देंगे। नहीं, मैंने इसलिए बोला था कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। एक बार तो उत्तराखंड उनसे अलग स्टेट हुआ है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के 2 राज्य हो जाते हैं तो कुछ पहले प्रस्ताव था 3 राज्यों का, लेकिन 3 राज्य बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। लेकिन 2 राज्य अगर बनते हैं तो मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि बीजेपी की भूमिका नहीं है। मेरी पार्टी की भूमिका है कि उत्तर प्रदेश के 2 राज्य होना चाहिए। और 2 राज्य हो जाएंगे तो 2 मुख्यमंत्री बनेंगे, 2 सरकारें बनेगी और डेवलपमेंट के लिए और भी ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। इसीलिए मेरा तो सुझाव है कि यूपी के 2 राज्य बनना चाहिए। आपने जब 75 साल हुए थे हमारे संविधान को, आपने राज्यसभा में संबोधित करते हुए मोदी जी को कोट करते हुए एक वहां पर शायरी पढ़ी थी। आपने ये कहा था कि संविधान को होने जा रहे हैं 75 साल, मोदी जी ने बदला देश का हाल और कांग्रेस ने खाया माल। वो बड़ा वायरल हुआ था। वो आपने क्या सोच कर लिखा, या एकदम से जैसे अभी आपने 2 लाइन बना दी, ऐसे राज्यसभा में बैठे बैठे आपके दिमाग में एकदम से आया था? मतलब मुझे आदत है कि जिस तरह मैं लोगों याद है आपको वो लाइन्स? वो लाइन याद है अभी? हाँ, वो याद मतलब कुछ इस तरह से थी। संविधान को होने जा रहे 75 साल,
मोदी जी ने बदला देश का हाल और कांग्रेस ने खाया माल। कांग्रेस ने खाया है बहुत माल, इसीलिए हो गया है कांग्रेस का हाल। जी। तो ये तो कभी मुझे बैठ कर मैं लिखता हूँ, मतलब मेरी कविता का किताब तो नहीं है, लेकिन जब मुझे याद आता है तो मैं, और ये जब मैं आम सभा में लोगों के सामने बात करता था, मैं पहले साहित्य सम्मेलन जो होते हैं, लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेज जो होती है, वहाँ भी मैंने देखा है जो वक्ता स्पीकर जो है, ये जिस तरह मैं बात करता हूँ उसी तरह की बात करता है, तो लोग हंसते हैं, मतलब उनको एंजॉयमेंट उनको मिलती है। तो ऐसे भाषण लोगों के ज्यादा ध्यान में रहते हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल बोलने वालों के ज्यादा ध्यान में नहीं रहते हैं। तो मैं भी सभा में जब मैं बोलता था, तब मैं जब इसी तरह की मैं लाइनें मैं ये करता हूँ, मैं लोकसभा में भी जब मैं बोलता था, अभी राज्यसभा में बोलता हूँ, तो लोग एकदम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, एकदम तालियां बजाते हैं, या वो उनको अच्छा लगता है, वायरल हो जाता है वो। तो सभा में भी मतलब मैं इसी तरह की मैं लाइन अगर मैं रहूँ, अगर बड़े बड़े शायर भी है, उनकी शायरी भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एकदम उसको रिएक्शन नहीं मिलती है। लेकिन मैंने अगर 2 लाइनें मैंने बोल दी तो एकदम रिएक्शन पार्लियामेंट में भी आ जाती है। उन्हीं लाइनों से मुझे याद आ रहा है कि एक मुंबई में चीनी और बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रार्थना सभा चल रही थी, और उसमें आपने कहा गो कोरोना गो, वो भी वायरल हो गया था। हाँ, वो तो मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि जब चाइना में कोरोना आया था, तो मैंने ये किया कि मैंने बौद्ध भिक्षु और आरपीआई के वर्कर को लेकर मैंने एक रैली ताजमहल होटल से निकाली थी कोलाबा में, और वहाँ चाइना के जो एम्बेसडर थे मुंबई में, उनको भी बुलाया था। तो चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे थे। तो तब जब हमारी रैली जा रही थी, तो मैंने ये स्लोगन दे दिया कि गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इतनी फेमस हो गई है, पूरे वर्ल्ड में मेरी आवाज़ चली गई, मतलब अनेक जगह पर मतलब मेरी आवाज़ जा रही थी। और ये गो कोरोना, ये शब्द इंग्लिश में थे, गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, और मैं कोरोना गो बोलने से कोरोना गया है। तो इसीलिए मतलब कोरोना भी गया है। और मुझे फिर पूछा कि भाई अभी आपकी स्लोगन क्या है, तो मैं बोला कि भाई नो कोरोना नो, कोरोना नो, कोरोना नो। वो भी लोगों ने वायरल किया। और आपकी एक और शायरी थी, आपने उसकी 2 लाइन है मेरे पास, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। ये आपने पूरी एक कविता सुनाई थी। हाँ, बोलो। नहीं, मैंने बोला था कि भाई नरेंद्र मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री तीसरी बार, मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, मैं भी मंत्री बन गया हूँ तीसरी बार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे बार बार बार, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे बार बार बार, और कांग्रेस पार्टी होती रहेगी हार हार हार। ये बोला था मैं। कभी आप क्योंकि पुराने साथी रहे हैं कांग्रेस के, तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस के बड़े लीडर्स कभी मिलते हैं, कहीं टकराते हैं? वो कहते नहीं कि यार ये शायरी हमारे ऊपर क्यों ऐसे सुनाते हो, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, ऐसे खतरनाक कटाक्ष क्यों करते हो आप? नहीं, वो भी एंजॉय करते हैं, मतलब वो तो अभी मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ में रहा हूँ, मैं उनके साथ 3 बार मैं लोकसभा में भी रहा हूँ कांग्रेस अलायंस में, अभी 2 बार बीजेपी अलायंस में, इंडिया अलायंस में मैं 2nd टाइम मैं राज्यसभा में हूँ। 2026 तक मेरी राज्यसभा है, उसके बाद मुझे राज्यसभा मिलेगी तो मैं 32 तक राज्यसभा में रहूंगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग मिलते रहते हैं, वो तो हमारे अच्छे सब मित्र है, कोई तो दुश्मन ही नहीं है। और पॉलिटिकल लाइन अलग अलग हो सकती है, जिस तरह जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग आदरणीय अटल जी बिहारी वाजपेयी के टाइम पर इंडिया में आ गए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में आए, जॉर्ज फर्नांडिस आए, नीतीश कुमार आए, शरद यादव आए, ममता बनर्जी आई, नवीन पटनायक आए, डीएमके आए, तो ऐसी अनेक जो पार्टियां थी वो पार्टियां इंडिया में आई थी। इसीलिए विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं ना होता था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं ना होता था,
और जय भीम का नारा ना होता था तो मैं भी ना होता था। जय भीम का नारा जो है हमारे लिए बहुत बड़ी स्फूर्ति देता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जिंदगी बहुत संघर्षशील रही है। बहुत अपमान सहन करते करते बाबा साहब अम्बेडकर आगे आगे बढ़ते गए और दुश्मन के साथ लड़ते गए। तो इसी तरह बाबा साहब की प्रेरणा हमारे पीछे है, इसीलिए मैं कभी नहीं डरता हूँ। मैं कभी किसको नहीं डरता हूँ। मैं किसी को कभी नहीं डरता। मैं किसी को कभी नहीं डरता और इसीलिए जिंदगी में मैं कभी नहीं हारता। आप बहुत अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ भी आपने काम किया है, तो मुझे लगता है सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं सवाल के जवाब के लिए, और बड़ी बेबाकी से अपनी बात आप रखते हैं। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आएंगे तो ममता बनर्जी फिर आगे आती है, फिर अखिलेश यादव जी बाद में आगे आ जाएंगे, फिर और भी कोई जो लोग, शरद पवार साहब वो भी बोले मैं सीनियर हूँ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेहतर कौन? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, दोनों में से बेहतर कौन लगता है आपको? दोनों भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बोलेंगे तो अभी थोड़ा सा राहुल गांधी जी ज्यादा एक्टिव बन गए हैं। मतलब प्रियंका गांधी से राहुल गांधी ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी को बनना मुश्किल है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर ही सोनिया गांधी जी ने कुछ 2 साल के लिए राहुल गांधी को बनाना चाहिए था, लेकिन तब उन्हें बनाया, मैं उनके साथ था। मैंने भी एक बार सुझाव दे दिया था कि राहुल गांधी को 2-2.5 साल के लिए बनाओ। अच्छा, आपने तो कहा था जब यूपीए की सरकार थी सेकंड टर्म की, तो आपने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को 2-2.5 साल के लिए पीएम बनाना चाहिए। हाँ, मतलब मैंने बोला था कि शरद पवार को बनाना चाहिए था। अगर 5 साल अगर डॉक्टर मनमोहन साहब को दिए थे, वो तो आदमी बहुत बड़े साहब थे, बहुत बड़े दिलदार थे, बहुत बड़े उर्दू भाषिक थे और कभी ज़्यादा नहीं बोलते थे। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो उनको तो मतलब बनाया बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद शरद पवार साहब को भी बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन शरद पवार साहब को नहीं बनाया। तो मैंने फिर बोला था कि भाई, जब मैं उनके कांग्रेस पार्टी के साथ था तो मैंने बोला था कि राहुल गांधी को 2-2.5 साल के लिए बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिल में सोच था कि जब ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी तब हम इनको बनाएंगे। तो अकेले कांग्रेस को ज्यादा मेजोरिटी बनना बहुत बड़ा मुश्किल है। अभी तो 99 तक पहुंचे हैं, लेकिन अगले 29 के चुनाव में और वो नीचे आ जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा ज्यादा सफलता मिलेगी नहीं, तो तब बनना चाहिए था। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा मुश्किल है। देश की राजनीति अलग दिशा से आगे बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा विजन है 247 का। देश ऐसे ऊंचाई पर जाएगा कि पूरा दुनिया देखता रहेगा, यही हमारा काम है। लेकिन मुझे आपका जो सवाल है कि राहुल गांधी, मतलब जिस तरह इस देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अखिलेश यादव के बारे में आपका क्या कहना है? आपने कुछ साल पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया है, उसका खामियाजा उनकी पार्टी भुगत रही है और अखिलेश यादव भुगत रहे हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 2024 में, इसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो है यूपी के अंदर आज तक के इतिहास में सबसे बेहतर रहा है। अब आपको लगता है कि अखिलेश यादव एक बेहतर राजनेता बन गए हैं, समझ रहे हैं जनता को? आपका कुछ विचार बदला है या अभी भी आप अखिलेश यादव को उसी तरह से देखते हैं? मुझे लगता है अखिलेश यादव मेरे अच्छे मित्र भी हैं और मैं जो मेरे साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। मुलायम सिंह के बेटे भी है, सोशल विचारधारा के हैं, तो उसके बारे में हमारा कुछ विरोध नहीं है। मैंने बोला था कि जब पार्टी में कुछ विवाद हुआ था तो मुलायम सिंह साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था और मुलायम सिंह यादव जी अपने बेटे के माध्यम से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। लेकिन जब पार्टी में कुछ मन मिटाव हुआ, जब पार्टी में कुछ विवाद हो गया,
तब मुलायम सिंह यादव जी को अध्यक्ष पद से हटाकर अखिलेश यादव जी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और इसीलिए मैंने बोला था कि भाई अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को धोखा नहीं दे देना चाहिए था। ऐसे मैंने मेरा ओपिनियन दिया था कि भाई तब मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष रखना चाहिए था। अपने पिताजी थे, उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, उनके नेतृत्व में आप इतने बड़े बन गए थे, तो उनको अध्यक्ष पद से हटाकर उन्होंने अध्यक्ष बनना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने बोला था कि भाई अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह को धोखा दिया लेकिन है। तब से अब तक आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है अखिलेश यादव में एज अ लीडर? पार्टी बेहतर स्थिति में गई है या आपको लगता है कि और बेहतर हो सकती थी? मुझे अभी लगता वो है कि परिपक्वता आई नहीं है अखिलेश यादव मुझे के अंदर। लगता है कि अखिलेश यादव जी को लोकसभा में सफलता मिली, जिस तरह कांग्रेस पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी। ऐतिहासिक सफलता, आज तक कभी समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें वहां हाँ, नहीं मतलब मिली हैं। तो उसका कारण ये है कि भाई ये सब एक साथ रहे और हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमको तो लगता था कि भाई हम 350 सीट से ज्यादा सीटें हमको मिल नहीं, क्या सकती आपको भी है। ऐसी कोई जानकारी है कि भी उसमें ये कहा गया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी एक जो खेमा था वो भी समाजवादी पार्टी को जिता रहा था? भारतीय जनता पार्टी में अंदर फूट थी कहीं यूपी के अंदर, ऐसी खबरें थी मीडिया में। नहीं, मुझे लगता है वो खबरों में कुछ दम नहीं है। मतलब हम भी कुछ नहीं है कम, और ये चर्चा में बिल्कुल नहीं है दम। मतलब ऐसी चर्चा बीजेपी में कोई अखिलेश यादव को मदद करने का विषय नहीं था। जो पहले मैंने बोला कि संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, ये मुद्दे पर उनको जीत मिली है। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए, अभी यूपी में जो 11 सीटों पर जो मध्यावधि चुनाव विधानसभा के हुए, उसमें से बीजेपी ने 9 सीटें जीती है। और योगी आदित्यनाथ जी मेरे अच्छे मित्र है। जब 1998 में जो पहली बार वो जो गोरखपुर से चुनकर आए थे, तब मैं मुंबई से चुनकर आया था। और मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। मैं विरोधी था कांग्रेस अलायंस में, उसके बावजूद भी योगी जी के साथ मेरा मिलना जुलना हाउस में होता था। तो उनके साथ मेरे अच्छे संबंध रहे। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को ऐसा मौजूद किया है कि उनको जल्दी हटाना बहुत बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ जो जो मतलब गुंडा शाही थी उसको खत्म कर दिया है और लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन अखिलेश यादव जी को जो आपने बोला कि लोकसभा में उनको अच्छी सफलता मिली है, लेकिन अब इंडिया आघाड़ी में पूरी फूट है। आज दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ गई है। तो मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी अभी टूट चुकी है। और हर नेता बोल रहा है कि भाई मतलब तेजस्वी यादव बोल रहा है कि ये लोकसभा में हमारा गठबंधन था, अभी है नहीं है। और बाकी सब ममता जी ने भी अपनी सीट ये अलग। दिल्ली के चुनाव का हम एक सवाल आपसे आखिर में लेंगे, बस हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हैं, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में। लेकिन जल्दी से एक सवाल आपसे और, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की आपने बात करी, तो ये भी चर्चा का विषय है कि 2029 में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की जगह योगी आदित्यनाथ चेहरा हो प्रधानमंत्री का बीजेपी की तरफ से। आपको कुछ जानकारी, कुछ कहना? उसके बारे में मुझे ऐसा लगता नहीं। जो मोदी साहब जब तक है तब तक आगे कौन होगा ये मालूम नहीं है। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री के नाते बहुत ही स्ट्रांग आदमी लेकिन है। एज फैक्टर तो होता है, और मोदी जी ने खुद एक मार्गदर्शक मंडल बनाया हुआ है कि 75 साल के बाद उसमें चले जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी अभी यंग हैं, पॉपुलर हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री। तो ऐसी कुछ बात आपकी हुई है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आपने कहा जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे आप मंत्री रहेंगे, योगी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप मंत्री रहेंगे उनकी सरकार में? नहीं, ऐसा है कि अभी आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई 29 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र जरूर उनकी हो जाएगी। उसके बावजूद भी पार्टी में अभी मोदी जी और भी मजबूत है और एकदम वो हटने का विषय बिल्कुल नहीं है। तो 2029 में मोदी जी नहीं रहना चाहिए। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 29 से लेकर 34 तक मोदी जी रहेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे क्या होगा, कौन आएगा, ये तो बीजेपी का हाईकमांड तय करेगा। लेकिन जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन 29 में मोदी जी
प्रधानमंत्री रहेगी। आखिर में जाते जाते, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, लगभग 15 से 20 कैंडिडेट आप लोग यहाँ पर उतार रहे हैं, कैसी तैयारी है? तो मतलब मेरी पार्टी रजिस्टर पार्टी है और मेरी पार्टी मोहसिन जी पूरे देश भर में हर राज्य में मेरी पार्टी है। अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, दादरा नगर हवेली में है, दीव दमन में है, मणिपुर में है, नागालैंड मेरी पार्टी के 2 एमएलए हैं और नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में मेरी पार्टी काम करती है। तो मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन हर राज्य में मैंने मेरे पार्टी का विस्तार बढ़ाया है। दिल्ली में भी मुझे रोज, दिल्ली में 100-200 लोग मुझे रोज मिलते हैं दिल्ली के। तो मेरी पार्टी रजिस्टर पार्टी है, इसीलिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता थी और मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग ना होने से बीजेपी से टिकट को मिलना बहुत बड़ा इतना आसान नहीं था। इसीलिए मैंने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन उसमें बीजेपी का नुकसान ना हो और आम आदमी पार्टी को हराने की मेरी भूमिका है। मेरी भूमिका ये है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हटाना है। लेकिन ये सुनिश्चित कैसे करेंगे आप, जब कैंडिडेट आपका जनता के बीच में जाएगा तो ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो सिर्फ बीजेपी की ही वोट काट रहा है, आम आदमी पार्टी की भी काट रहा है? नहीं, हम तो बीजेपी वोट नहीं काटेंगे, हम तो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी को वोट काटेंगे। और हमारा मिशन ये है कि केजरीवाल को हटाना है और बीजेपी को सत्ता में बिठाना है। तो ये हमारे पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। मोदी जी के विकास के एजेंडा को साथ में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी पार्टी झुग्गी झोपड़ी में हमारे लोग हैं और भी कई एरिया में लोग हैं, तो 20 या 25 सीटों पर अभी आज आखिर दिन था, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है कल तक मालूम हो जाएगा। लेकिन 20-25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जगह पर हम बीजेपी का समर्थन न करेंगे। लेकिन आप एनडीए के साथी हैं, मुख्य घटक दल हैं, देश की सरकार में मंत्री भी हैं। आपने मोदी जी से कहा नहीं भाई आपने जेडीयू और एलजेपी को तो सीट दे दी, 1-2 सीट हमें भी दे दीजिए? नहीं, अभी हमने इसलिए बोला नहीं कि भाई हमारे को कुछ देने का विषय नहीं था, इतने हमारी पार्टी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हमने कुछ उनके साथ बातचीत नहीं की है। लेकिन कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर अजय दादा पवार जी की भी एनसीपी है, वो भी लड़ रही है और कई जगह पर एनडीए जिस तरह जेडीयू है वो भी मतलब जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वो भी चुनाव लड़ते हैं। जहाँ जहाँ पार्टी है तो पार्टी रजिस्टर है, वो रजिस्ट्रेशन को बरकरार रखने के लिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसीलिए अगर पार्टी रजिस्टर है और एक भी सीट नहीं लड़ेगी तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन हमारी पार्टी की भूमिका ये है कि बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए और जिस तरह आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, माननीय अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन करके भ्रष्टाचार को खत्म करने की भाषा करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने दारू घोटाला किया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। इसीलिए जनता बहुत बड़ी नाखुश है। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को न्याय नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों पर अन्याय हो चुका है और इसीलिए केजरीवाल जी को सत्ता में बिठाना ठीक नहीं है। इसीलिए मेरे पार्टी का प्रचार यही है कि भाई केजरीवाल को हटाना है, बिल्कुल इस वक्त केजरीवाल को हटाना है। आप बार बार शरद पवार जी को लेकर कहते हैं कि उन्हें एनडीए का हिस्सा बनना चाहिए। चर्चा दोबारा से गर्म है कि शरद पवार और सुप्रिया फुले आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, महायुति का हिस्सा बन सकते हैं। क्या आप सूत्रधार होंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने बनना चाहिए लेकिन वो नहीं बन रहे हैं। मतलब उन्होंने बनना चाहिए था, मोदी जी को साथ देने के लिए उन्होंने साथ आना चाहिए था। बिहाइंड द कर्टन कुछ बात हो रही है? हाँ, एक बार मोदी साहब बारामती गए थे उनके क्षेत्र में और उन्होंने शरद पवार की भारी प्रशंसा की थी और शरद पवार के आशीर्वाद से या शरद पवार का एक आदर्श लेकर मैं राजनीति में आया हूँ, ये उन्होंने बोला था। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो हर बार मतलब बीजेपी को टारगेट करना ठीक नहीं है। बीजेपी में काफी परिवर्तन हो चुका है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देने से मुस्लिम समाज ने भी मतलब अच्छा वोट मतलब मोदी साहब को दिया है। 22% मिला है महाराष्ट्र में। 3 तलाक का जो निर्णय होने के बाद
अनेक मुस्लिम महिलाओं ने भी मदद की है और अनेक मुस्लिम कार्यकर्ता बीजेपी में है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह जो है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो दिल्ली का सिचुएशन है इसमें परिवर्तन हो जाएगा और इस वक्त बीजेपी का कमल खिल जाएगा और आम आदमी पार्टी का झाड़ू एकदम सत्ता से बाहर जाएगा। आखिरी सवाल रामदास अठावले जी, बिल्कुल आखिरी सवाल है। हमारे दर्शक बहुत सारे नहीं जानते होंगे कि आप राजनीति में आने से पहले अभिनेता रहे हैं, एक्टर रहे हैं। तो मैं सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि रामदास अठावले अभिनेता या रामदास अठावले नेता, दिल के सबसे ज्यादा करीब क्या है? नहीं, दिन के सबसे ज्यादा मेरा कार्यकर्ता है। नेता तो मैं हूँ ही हूँ, लेकिन कार्यकर्ता पद हमेशा रहता है। कार्यकर्ता पद मंत्री रहे ना रहे, एमपी रहे ना रहे, लेकिन कार्यकर्ता जो पद होता है ये हमेशा अपने दिल में होता है। मेरे दिल में का कार्यकर्ता है। लोगों के लिए काम करने वाला मैं, कार्य करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभिनेता होने के लिए भी मेरी इच्छा थी और मैंने छोटा मोटा रोल भी कुछ इसमें किया है। लेकिन अगर मैं अभिनेता होता था तो मैं बहुत सारे अभिनेताओं की छुट्टी कर सकता था, लेकिन मैं, छुट्टी का विषय नहीं है, सभी अभिनेता मेरे मित्र है, लेकिन मैं अभिनेता नहीं, मैं पूरा बन नहीं पाया हूँ। मैं कार्यकर्ता बना, बाद में नेता बन गया और राजनीति में आया। महाराष्ट्र सरकार में 5 साल तक मैं मंत्री रहा, 3 बार लोकसभा में रहा, 2 बार राज्यसभा में रहा और 8 साल 8 महीने से मैं मतलब केंद्र के मंत्रिमंडल में हूँ। तो ये सब बदौलत इसलिए है कि मेरे साथ मेरी जनता है, लोग मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मुझे है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद है, उस कारण मैं राजनीति में हूँ, मैं मंत्री बना हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण, और मेरी जनता मेरे साथ है इसलिए मैं मंत्री बना हूँ। रामदास जी, आखिरी में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जनता से, तो आप कह सकते हैं। हाँ, तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने भारत का जो संविधान है उस संविधान को सामने रखकर संविधान का भारत खड़ा करने की आवश्यकता है। जाति विरहित, वर्ण विरहित भारत हमें बनाने की आवश्यकता है और भारत को विकास के दिशा से आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने आपसातला जो विवाद है उसको खत्म करना चाहिए। युवा लोगों ने अपने देश को सामने रखकर उन्होंने जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनना चाहिए और पावरफुल बनने के लिए दूसरा कोई पावरफुल नहीं बनाएगा, खुद ने पावरफुल बनना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर नौजवान ने पावरफुल बनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह महिलाओं पर छोटे छोटे लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये समाज की बहुत बड़ी गलतियां है, समाज की बहुत बड़ी कमी है। वैसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हम सब लोगों ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान का मुख्य मकसद है। अखंड भारत की संकल्पना हमेशा रहनी चाहिए और दोबारा अपने देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फूट नहीं होनी चाहिए। ये मेरी पार्टी की और मेरी भूमिका है। इसीलिए मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए हम सब लोग मिलकर अपने देश को मजबूत बनाते हैं, अपने देश को विकास की दिशा से आगे ले जाते हैं। हर गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों ने आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और इसी दिशा से हमें आगे बढ़ना है। रामदास जी, आपने समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने नेता, देश की सरकार में मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। बहुत जल्द मिलेंगे नए मेहमान के साथ नेक्स्ट सेगमेंट में। आप देखते रहिए एमके टॉक्स। नमस्कार, आदाब।